देखेंगे यहाँ पे 3 फेज प्रेरण मोटर में शक्ति प्रवाह यानी कि पावर फ्लो इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो जो इसमें शक्ति का प्रवाह होता है, पावर का फ्लो होता है, वो किस प्रकार से होता है, तो उसको समझने के लिए यहां पे सबसे पहले देखते हैं कि ये स्टेटर है, बीच में क्या है, ये रोटर है, और ये क्या है, शाफ्ट है। ठीक, तो हम इस मोटर के इनपुट में क्या देते हैं, तो इसके इनपुट में हम क्या देते हैं, तो इसके इनपुट में विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर देते हैं। ठीक, तो जब हम इसको इलेक्ट्रिक पावर देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे हमने जो स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग की हुई है, वो कैसी वाइंडिंग होती है, या तो स्टार संयोजित होती है या फिर वो डेल्टा संयोजित होती है। तो उस वाइंडिंग में क्या प्रवाहित होने लगेगी, धारा धारा प्रवाहित होगी। तो इस वाइंडिंग में क्या होगा, कॉपर लॉस, ताम्र हानि होगी। ठीक, अब जब इस वाइंडिंग में धारा प्रवाहित होती है तो ये क्या उत्पन्न करती है, यहाँ पे फ्लक्स। तो ये जो फ्लक्स उत्पन्न होती है, ये कैसी फ्लक्स होती है, प्रत्यावर्ती। तो उस प्रत्यावर्ती फ्लक्स के कारण क्या होगा, जो ये कोर बनी हुई है स्टेटर की, उस कोर में आयरन लॉस होगा, लोह हानि होगी। तो लोह हानि कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक शैथिल्य हानि और दूसरी भंवर धारा हानि। तो दोनों हानि इस लोहे की कोर में होंगी। आ गई बात समझ में। तो यहां पे हम देखेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इनपुट में देंगे विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। तो हम बोलेंगे कि स्टेटर को दी गई इनपुट, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, यानी स्टेटर को दी गई इनपुट इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति। आई बात समझ में। उस विद्युत शक्ति के देने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे कॉपर लॉस, फ्लक्स उत्पन्न होगी, और ये क्या करेगी, यहाँ पे आयरन लॉस। ये दोनों लॉस कहाँ पे होंगे, स्टेटर में। ठीक है, तो जितनी शक्ति दी गई है उसका कुछ भाग इन दोनों हानियों के रूप में नष्ट हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि हम माइनस करेंगे किसको, स्टेटर ताम्र हानि और लोह हानि। तो जितना आप इसको इनपुट पावर दे रहे हो, उसका जो कुछ भाग है वो कहाँ चले गया, इन हानियों की भरपाई करने के लिए, इन हानियों को पूरा करने के लिए उसका कुछ भाग चले गया। ठीक, अब उसके बाद में बचा हुआ भाग क्या करेगा, तो बचा हुआ भाग जो है यहाँ पे तुल्यकाली गति में घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो ये जो तुल्यकाली गति में घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, वो किसके कारण से हुआ है, स्टेटर की बची हुई शक्ति के कारण हुआ है। अब वो फ्लक्स जो है वो एक शक्ति के रूप में आ गई यहाँ पे। अब वो रोटर के लिए क्या हो जाएगी, इनपुट हो जाएगा। तो वो रोटर के लिए क्या हो जाएगी, अब इनपुट शक्ति हो जाएगी। आई बात समझ में। तो जो यहाँ पे तुल्यकाली गति में घूमती हुई फ्लक्स है, वो इस रोटर में क्या करती है, ईएमएफ उत्पन्न करती है कि नहीं करती है। तो वो रोटर के लिए क्या हो जाएगी, इनपुट हो जाएगी। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे अब रोटर को मिल जाएगी बची हुई पावर इनपुट के रूप में। तो रोटर की ये हो जाएगी इनपुट पावर।
तो रोटर की इनपुट पावर क्या हो गई, तुल्यकालिक गति में घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र, उसमें जितनी शक्ति है वो रोटर के लिए इनपुट पावर हो जाएगी। ठीक, अब ये रोटर में क्या करेगी, ईएमएफ उत्पन्न करती है। तो जब रोटर में ईएमएफ उत्पन्न होती है तो हमने पढ़ा है कि रोटर कैसा होता है, इस प्रकार से छड़ को रख के दोनों तरफ से शॉर्ट कर देते हो, शॉर्ट सर्किट रोटर होता है। तो जब ईएमएफ उत्पन्न होगी तो इसमें क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। ठीक, तो इस धारा के कारण रोटर में क्या होगी, बोलो बोलो, हानि होगी ना भाई। धारा प्रवाहित होगी तो रोटर में कैसी वाइंडिंग की हो, कॉपर के मोटे मोटे छड़ को रखे हो, तो उसमें कॉपर लॉस होगा कि नहीं होगा। जहां भी कॉपर है उससे धारा प्रवाहित होगी तो कॉपर लॉस होगा, ताम्र हानि होगी। तो इस रोटर में क्या होगा, यहाँ पे ताम्र हानि होगी। अब हमने ये भी पढ़ा था कि रोटर की में जब धारा प्रवाहित होती है तो ये अपनी क्या उत्पन्न करता है, एक फ्लक्स उत्पन्न करता है। ये क्या उत्पन्न करता है, यहाँ पे फ्लक्स उत्पन्न करता है। रोटर की करंट अपनी फ्लक्स उत्पन्न करती है ना, तो वो फ्लक्स कैसी होती है, प्रत्यावर्ती। तो वो रोटर में क्या करेगी, आयरन लॉस करेगी। जहां भी प्रत्यावर्ती फ्लक्स है उसी के कारण आयरन लॉस होता है। शैथिल्य हानि किसके कारण से होती है, प्रत्यावर्ती फ्लक्स के कारण। शैथिल्य लॉस पढ़ाया था ना बेसिक में, उसमें लिखा हुआ है देखो कि जहां भी प्रत्यावर्ती फ्लक्स होगी तो शैथिल्य हानि होगी, जहां भी प्रत्यावर्ती फ्लक्स होगी तो भंवरधारा हानि होगी। प्रत्यावर्ती फ्लक्स होना जरूरी है तभी होगी वो। ठीक है, तो यहाँ पे रोटर में जो करंट है ये प्रत्यावर्ती करंट है, तो वो कैसी फ्लक्स उत्पन्न करेगी, प्रत्यावर्ती फ्लक्स उत्पन्न करेगी। तो उसके कारण रोटर में क्या होनी चाहिए, लो हानि होनी चाहिए, आयरन लॉस होना चाहिए। ठीक, लेकिन जो आयरन लॉस होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो हम देखेंगे कि जो आयरन लॉस है एक होता है हिस्टेरिसिस लॉस, तो ये फ्लक्स घनत्व की घात 1.6 और आवृत्ति पर निर्भर करता है। दूसरा होता है एडी करंट लॉस, ये फ्लक्स घनत्व के वर्ग और फ्रीक्वेंसी के वर्ग पर निर्भर करता है। ठीक, तो हमें यह भी पता है कि जो रोटर में रनिंग अवस्था में आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, उसका मान कितना होता है, बहुत कम। क्वेश्चन भी बनाए हो कि यदि 4% स्लिप पर मोटर कार्य कर रही है तो रोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है करंट की, 2 हर्ट्ज। बनाए हो कि नहीं क्वेश्चन, बनाए हो ना। तो रनिंग अवस्था में रोटर करंट की आवृत्ति क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, स्लिप फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है। तो जब आवृत्ति कम हो जाएगी, ठीक है, तो ये जो हानियां हैं ये हानियां भी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे कम हो जाएंगी। तो ये हानियां इतनी कम होती हैं कि इनको हम क्या मान लेते हैं, नगण्य। तो रोटर में कौन सा लॉस नहीं होता है, आयरन लॉस नहीं होता है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इंडक्शन मोटर के रोटर में कौन सी हानि नहीं होती है, कौन सा लॉस नहीं होता है, आयरन लॉस नहीं होता है। ठीक, तो फिर बचा कौन सा लॉस, कॉपर लॉस। कॉपर लॉस होगा तो जितनी इनपुट में शक्ति आ रही है उसका कुछ भाग किसके रूप में नष्ट हो जाएगा, कॉपर लॉस के रूप में। तो जो इनपुट शक्ति आ रही है उसमें से हम घटा देंगे किसको, रोटर ताम्र हानि, यानी रोटर कॉपर लॉस, इसको हम घटा देंगे। अब घटाने के बाद में जो शक्ति बचेगी वो शक्ति क्या करेगी, अब तो जितनी इनपुट में आई रोटर में उसमें से कुछ शक्ति नष्ट हो गई ताम्र हानि के रूप में। अब बची हुई शक्ति क्या करेगी रोटर में, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगी, है ना। मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को, तो यांत्रिक ऊर्जा कहाँ उत्पन्न होती है, रोटर में उत्पन्न होती है। तो अब जो बची हुई ऊर्जा है वो रोटर में किस रूप में उत्पन्न हो जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि रोटर में उत्पन्न कुल यांत्रिक ऊर्जा, रोटर में कुल यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है, और इसके कारण रोटर में क्या उत्पन्न होगा, टॉर्क उत्पन्न होगा। तो रोटर में
उत्पन्न कुल टॉर्क, टॉर्क को क्या बोलते हो हिंदी में, बलाघूर्ण। तो इसके कारण रोटर में क्या होगा, ग्रॉस टॉर्क यानी टोटल टॉर्क उत्पन्न हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो रोटर में टॉर्क उत्पन्न हुआ मतलब उस पर अब शक्ति आ गई, ताकत आ गई। अब वो लोड को क्या करेगा, घुमाएगा। भाई हमने इसके शाफ्ट पे क्या जोड़ा होगा, यहाँ पे अब भार जोड़ा होगा। तो रोटर अब क्या करेगा, इस भार को घुमाने में वो सक्षम। अब इस भार को क्या करेगा, घुमाएगा, टॉर्क उत्पन्न करेगा, बल आ गया उसके पास, है ना। बलागुण क्या होता है, बल गुणित दूरी या बल गुणित त्रिज्या। ठीक है, तो उसके कारण अब क्या करेगा, ये भार को घुमाएगा। ठीक है, तो जब भार को घुमाएगा, रोटर घूमेगा, भार को घुमाएगा, तो घूमने के कारण क्या होगा, उसमें घर्षण हानि होगी। तो घर्षण हानि को क्या करेंगे हम, पहले यहाँ पे माइनस करेंगे कि जो कुल टॉर्क उत्पन्न हुआ है, ठीक है, ये पूरा टॉर्क जो है हमको रोटर के शाफ्ट पर नहीं मिलेगा। ये पूरा टॉर्क हमको रोटर के शाफ्ट पर मिलने वाला है क्या, नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जितना टॉर्क उत्पन्न हुआ है इसका कुछ भाग कहाँ जाने वाला है, घर्षण हानि। घर्षण हानि होगी कि नहीं होगी, घूमने वाली वस्तु में घर्षण हानि होगी। बेयरिंग का घर्षण है, रोटर के चारों तरफ वायु का घर्षण है, तो उनके कारण घर्षण हानि होगी। तो उस घर्षण हानि को माइनस कर देंगे, फ्रिक्शन लॉस। ठीक, अब बची हुई जो शक्ति है, बची हुई जो पावर है, वो हमको कहाँ पे मिलेगी, शाफ्ट पर। तो शाफ्ट पर हमको कौन सी शक्ति मिलती है, यांत्रिक शक्ति। तो उसको क्या बोलते हो, आउटपुट। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि शाफ्ट पर प्राप्त आउटपुट यांत्रिक शक्ति यानी मैकेनिकल पावर। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, BHP, ब्रेक हॉर्स पावर। तो BHP ब्रेक हॉर्स पावर का मतलब क्या होता है, शाफ्ट पर उपयोगी कार्य करने के लिए उपलब्ध पावर। शाफ्ट पर उपयोगी कार्य करने के लिए उपलब्ध शक्ति, उपलब्ध पावर, जो उपयोगी कार्य करेगी उसी को क्या बोलेंगे, यांत्रिक शक्ति। कि जैसे आपको बोला गया कि आपकी जो मोटर है आप मार्केट से खरीद के लाए हो, अब वो मोटर जो है मार्केट में बेचने वाला बोला कि भाई ये 10 HP की मोटर है। तो मोटर कितने HP की मोटर है आपकी, ये 10 HP की मोटर है। तो इससे क्या समझते हो कि उसके शाफ्ट पर इतनी शक्ति आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो मोटर की जो रेटिंग होती है वो किसके आधार पर दी जाती है, उसके शाफ्ट पर उपलब्ध यांत्रिक शक्ति के आधार पर की जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि यदि कोई मोटर 10 हॉर्स पावर की है, ठीक, तो उसके शाफ्ट पर उपलब्ध पावर कितनी होगी, 10 हॉर्स पावर होगी। बात समझ में आ रही है ना। भाई आपको पता है कि मुझे एक आटा चक्की लगानी है, और वो आटा चक्की जो है मान लो वो 15 HP की आटा चक्की है, 15 हॉर्स पावर उसको चाहिए चलाने के लिए, यांत्रिक शक्ति उसको 15 हॉर्स पावर चाहिए। तो अब मार्केट से आप खरीद के लाओगे ना मोटर, तो कितने HP की मोटर लाओगे, कम से कम 15 HP होनी चाहिए ना, तभी तो उसको घुमा पाएगी। उससे कम लाओगे तो नहीं घुमा पाएगी, ओवरलोड हो जाएगी, जल जाएगी मोटर। तो यदि 15 HP की चक्की लगानी है तो हम 15 HP से थोड़ी ज्यादा की मोटर लेके आएंगे। ठीक है, कभी मान लो ओवरलोड होता है, कुछ होता है, तो हमारी मोटर ना जले वहां पे। आई बात समझ में। तो शाफ्ट पावर यदि मोटर पे लिखा हुआ है कि मोटर 10 किलोवाट की है, तो वो 10 किलोवाट उसकी कौन सी पावर है, शाफ्ट पावर है। यदि मोटर पे लिखा हुआ है 10 HP की मोटर है, तो 10 HP कौन सी पावर है उसकी, शाफ्ट पावर है। आई बात समझ में। तो इस तरह से हमने ये देखा कि यहाँ पे प्रेरण मोटर में शक्ति का प्रवाह इस प्रकार से होता है। ठीक, इतना समझ में आया। और दूसरा हमने ये देखा कि प्रेरण मोटर जो होती है उसके रोटर में कौन सी हानि नहीं होती है, आयरन लॉस नहीं होता, लो हानि नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन आएगा कि इंडक्शन मोटर, प्रेरण मोटर के रोटर में कौन सी हानि नहीं होती है, घर्षण हानि, ताम्र हानि, लो हानि।
लो हानि नहीं होती है। आ गई बात समझ में? तो पहले इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद में इसमें लिखेंगे। पहले उसमें नोट करिएगा, इसमें अब लिखिएगा प्रेरण मोटर, प्रेरण मोटर के रोटर में लोह हानि नहीं होती है। प्रेरण मोटर के रोटर में लोह हानि नहीं होती है, क्योंकि इसके रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसके रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी और फ्लक्स घनत्व का मान बहुत कम होता है। ठीक, अतः इसके रोटर में केवल ताम्र हानि होती है। तो रोटर में केवल ताम्र हानि होती है। ठीक, अब यदि यहां पे देखें कि ये जो मोटर है, इस मोटर में जो शक्ति प्रवाह हो रहा है, तो रोटर की इनपुट शक्ति क्या होती है? तुल्यकालिक गति में घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र, ये रोटर की इनपुट शक्ति होती है। ठीक, इसके बाद में रोटर में क्या हो रहा है? कॉपर लॉस, ताम्र हानि। तो हम क्या लिखेंगे? रोटर कॉपर लॉस। अब इसका आउटपुट क्या होता है रोटर का? तो रोटर का आउटपुट होता है रोटर की गति, रोटर की स्पीड। ठीक, तो रोटर का इनपुट हो गया तुल्यकालिक गति में घूमता हुआ सिंक्रोनस फ्लक्स। रोटर का आउटपुट क्या होता है? रोटर की गति, और यहाँ पे क्या होती है? ताम्र हानि। तो इसमें से रोटर कॉपर लॉस को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगी? रोटर की गति। तो यदि बोलता है कि हमने पढ़ा है कि हमारी जो प्रेरण मोटर है ये तुल्यकालिक गति में नहीं घूमती है, तो ये तुल्यकालिक गति में क्यों नहीं घूमती है? तो उसका कारण क्या होता है? रोटर ताम्र हानि, रोटर कॉपर लॉस। रोटर ताम्र हानि जितनी बढ़ेगी, रोटर कॉपर लॉस जितना बढ़ेगा, उतना रोटर की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, यदि इसके रोटर में ताम्र हानि नगण्य हो जाती, शून्य हो जाती, तो रोटर की गति किसके बराबर हो जाती? तुल्यकालिक गति के बराबर हो जाती। आई बात समझ में? दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि इसमें एक सूत्र है कि हम रोटर कॉपर लॉस की गणना कैसे करेंगे। तो जो रोटर कॉपर लॉस होता है, रोटर कॉपर लॉस, रोटर ताम्र हानि, ठीक है, इसकी गणना करने के लिए स्लिप जो होती है, स्लिप पढ़े हो? तो जो स्लिप होती है, तो जो स्लिप होती है उस स्लिप को हम यहाँ पे गुणा करेंगे, किससे? रोटर इनपुट से। तो रोटर इनपुट से हम इसको गुणा करेंगे, तो ये रोटर इनपुट हो गया। इस रोटर इनपुट को यदि हम स्लिप से गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? रोटर कॉपर लॉस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र कई बार एग्जाम में आता है, तो इसको आपको याद रखना है कि रोटर कॉपर लॉस किसके बराबर होता है? तो स्लिप इनटू रोटर इनपुट के बराबर होता है। ठीक, दूसरा, यदि हमको रोटर की दक्षता निकालनी है, तो ये रोटर दक्षता है। ठीक है, या मोटर की भी बोल सकते हो। तो दक्षता हमको निकालनी है, तो दक्षता क्या होती है? आउटपुट बटा इनपुट होता है। तो रोटर का आउटपुट क्या है? रोटर की गति। रोटर का इनपुट क्या है? सिंक्रोनस गति। रोटर का आउटपुट क्या है? रोटर की गति। रोटर का इनपुट क्या है? सिंक्रोनस गति। तो इन दोनों के अनुपात से हमको क्या मिल जाएगा? रोटर की दक्षता मिल जाएगी। ठीक है,
तो उसके नीचे लिखिएगा, जो भी लिखे उसके नीचे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट डाल के, प्रेरण मोटर, प्रेरण मोटर के रोटर में कॉपर लॉस, ताम्र हानि के कारण रोटर की गति सिंक्रोनस गति से कम रहती है। रोटर की गति तुल्यकालिक गति से, सिंक्रोनस गति से कम रहती है। ठीक है, तो कॉपर लॉस के कारण रोटर की गति तुल्यकालिक गति से कम रहती है, इसको नोट करिए उसके नीचे। और बाकी ये दोनों फार्मूले भी लिख दीजिए, ये फार्मूले याद रखिएगा। ठीक है, तो नोट करिए। ठीक, अब यदि बोलेगा कि हमारी इंडक्शन मोटर की दक्षता कितनी होती है, तो किसी भी मशीन की हम दक्षता कैसे निकालते हैं? तो दक्षता क्या क्या सूत्र है, क्या सूत्र है बताओ? आउटपुट बटा इनपुट। तो क्या लिखोगे? आउटपुट, इसको इधर लिख देते हैं जगह, या इसको बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो दक्षता का क्या सूत्र है यहाँ पे? तो दक्षता के लिए फिर आगे वापस, ठीक, तो दक्षता का क्या सूत्र है? तो दक्षता के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि शाफ्ट पर प्राप्त यांत्रिक शक्ति, तो शाफ्ट पर प्राप्त क्या हो गई? यांत्रिक शक्ति, ये आउटपुट हो गया। और बटा क्या होगा? स्टेटर को दी गई विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। तो स्टेटर को हम क्या दे रहे हैं इनपुट में? विद्युत शक्ति दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर दे रहे हैं, वो इनपुट हो गया। और यदि प्रतिशत निकालना है तो 100 से क्या कर दोगे आप? गुणा। तो क्या बन जाएगी? ये प्रतिशत दक्षता बन जाएगी। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम दक्षता की गणना यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? शाफ्ट पर कितनी यांत्रिक शक्ति है, और इनपुट में हमने स्टेटर को कितनी विद्युत शक्ति दी गई। आई बात समझ में सबको? अब यदि बोलता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। दूसरा याद रखना है आपको कि मोटर की पावर रेटिंग, मोटर की जो पावर रेटिंग है उसकी शाफ्ट पावर के आधार पर दी जाती है। ठीक, तो मोटर की पावर रेटिंग का मतलब क्या है? उसकी शाफ्ट पावर क्या है? मोटर की पावर रेटिंग का मतलब क्या है? उसकी शाफ्ट पावर। तो इसका मतलब है कि जैसे यदि कोई मोटर 10 HP रेटिंग की हो तो 10 HP उसकी शाफ्ट की यांत्रिक शक्ति होती है। तो यदि आपको बोला गया है कि भाई कोई मोटर है 10 HP की है, तो क्या समझते हैं उससे? तो 10 HP जो है वो उसकी क्या है? शाफ्ट की यांत्रिक शक्ति है, शाफ्ट की पावर है। आई बात समझ में? उसको नोट करिए। तो यदि यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछता है कि 10 किलोवाट 3 फेज प्रेरण मोटर की दक्षता
अच्छा आपने इसकी दक्षता नहीं लिखी ना। अच्छा उसके नीचे लिख लो, पहले पहले इसके नीचे लिख लो, प्रेरण मोटर की दक्षता, प्रेरण मोटर की दक्षता 85 से 90% होती है। 85% से 90% होती है। तो यदि पूछा कभी कि 3 फेज प्रेरण मोटर की दक्षता कितनी होती है, तो 85 से 90% के मध्य उसकी दक्षता होती है। ठीक, उसके बाद ये क्वेश्चन लिखिए कि इतनी मोटर है हमारी 10 किलोवाट 3 फेज प्रेरण मोटर की दक्षता 0.9 है, तो उसकी इनपुट विद्युत शक्ति की गणना कीजिए। ठीक है, इसको नोट करिए, इसको बनाइए, क्वेश्चन को सब बनाइए कॉपी में। तो कैसे बनाएंगे, तो दक्षता का सूत्र लिखा हुआ है ऊपर देखो। ठीक है, तो उसी सूत्र का उपयोग करोगे यहाँ पे। तो दक्षता का जो सूत्र हमने लिखा है ऊपर में, तो दक्षता हमने किस में ली है, वहां पे प्रतिशत में। तो प्रतिशत में लेने के लिए हमने किससे गुणा किया है, उसको 100 से। यदि 100 से गुणा नहीं करेंगे तो प्रतिशत में नहीं रहेगी। बात समझ आई। तो यहाँ पे दक्षता प्रतिशत में दी हुई है क्या, क्वेश्चन में दक्षता के साथ में प्रतिशत लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है। तो सूत्र में हम 100 से गुणा नहीं करेंगे। यदि लिखा होता दक्षता 90% है, तो हम इस सूत्र को 100 से गुणा करते हैं। यदि सिर्फ लिखा है दक्षता 0.9 है, तो दक्षता का जो सूत्र है ये हो जाएगा शाफ्ट की यांत्रिक शक्ति, यानी आउटपुट पावर हो गई है आपकी, और स्टेटर की विद्युत शक्ति, तो ये आपकी इनपुट पावर हो गई। हम 100 से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि हमको प्रतिशत में नहीं दिया है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे 0.9। अब यहाँ पे ये कौन सी शक्ति है, तो जब आपको बोल रहा है कि मोटर की ये क्या है, ये शक्ति कौन सी शक्ति है, इनपुट है कि आउटपुट है। तो अभी देखो क्या लिखे हो, मोटर की पावर रेटिंग उसकी क्या होती है, शाफ्ट के आधार पे होती है। तो मोटर की पावर रेटिंग किलोवाट में दी है। ठीक है, तो ये कौन सी शक्ति है, आउटपुट पावर है, शाफ्ट पावर है। भाई शक्ति की इकाई वॉट भी होती है, शक्ति की इकाई एचपी भी होती है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, कि भाई शक्ति की इकाई जो है, ये शक्ति की इकाई वॉट भी होती है। ऐसा यूनिट तो वॉट ही है ना। शक्ति की इकाई हॉर्स पावर भी होती है, एचपी भी होती है। और पढ़े हो कि 1 HP जो होता है वो 746 वॉट के बराबर होता है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। तो फिर तो जरूरी थोड़ी है कि हमेशा एचपी में दिया जाए। बात समझ आ गई ना। तो यहाँ पे किस में दिया हुआ है, किलोवाट में। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये इसकी आउटपुट पावर है, ये इसकी पावर रेटिंग आउटपुट पावर है। तो इनपुट विद्युत शक्ति हम यहाँ पे गणना कर लेंगे। तो इसको भाग दो यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, तो इसको आप कैसे लिखोगे अब यहाँ पे, तो इसको लिखोगे कि इसको हमने पी से दर्शा दिया, बार बार लिखना पड़ेगा पूरा, पी से दर्शा दिया कि ये स्टेटर की विद्युत शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, 10 किलोवाट बटा 0.9, यानी कि 100 किलोवाट बटा 9। अब 9 से उसको भाग दे दो, तो 9 से भाग दोगे तो कितने बार जाएगा ये, एक बार। फिर कितना बच जाएगा, 1 0 10 आ जाएगा। फिर कितने बार जाएगा, 1, फिर दशमलव लगा के फिर 1 1 ऐसा आएगा। तो इसका मतलब है कि हमारी जो मोटर है, ठीक, ये इसका रोटर है। यहाँ पे हम क्या जोड़ते हैं, लोड।
यहाँ पे हमने कितनी वैल्यू के लोड को जोड़ा है, 10 किलोवाट इसकी क्षमता है, और इसकी जो दक्षता है वो 90% है। प्रतिशत में बोलेंगे तो 90%, और सिर्फ दक्षता बोलेगा तो 0.9 है। तो इसको हमको इनपुट में कितनी पावर देनी पड़ेगी, तो इसको इनपुट में 11.11 किलो वाट की पावर देनी पड़ेगी। ये विद्युत शक्ति होगी। आ गई बात समझ में? तो अभी 10 HP की जो मोटर है उसकी इनपुट पावर 10 HP रहेगी क्या? नहीं, उसकी दक्षता पे निर्भर करेगी। यदि दक्षता 100% है तो इनपुट पावर 10 HP होगी। यदि दक्षता कम है तो इनपुट में ज़्यादा पावर देनी पड़ेगी। जितनी दक्षता कम होगी इनपुट पावर उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आगे बात समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है एग्जाम में, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे अब देखेंगे कुछ इंडक्शन मोटर के टर्म्स के बारे में, पदों के बारे में, जिसमें एक है कॉगिंग या मैग्नेटिक लॉकिंग। तो ये कॉगिंग या मैग्नेटिक लॉकिंग का क्या मतलब होता है? तो जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी जो मोटर है उसका ये स्टेटर है और बीच में ये हमारा रोटर है। तो स्टेटर में हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे ऐसा खांचे बनाते हैं, स्लॉट्स बनाते हैं। ठीक, तो स्टेटर में इस प्रकार से हमने यहाँ पे खांचे बनाए हुए होते हैं, स्लॉट्स बनाए होते हैं, पूरा स्टेटर पे इसी तरह से बने हुए होंगे। तो इनको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि ये स्टेटर के दांते हैं, स्टेटर के टीथ हैं। तो इनको बोलते हैं स्टेटर टीथ। तो इनको बोलते हैं स्टेटर टीथ, यानी कि स्टेटर के ये दांते हैं। जैसे हमारे मुंह में दांत है ना, वैसे इसके दांत हैं ये। अब जो रोटर होता है, इस रोटर में भी हम क्या करते हैं, कॉपर के मोटे चालक रखते हैं। तो उसके लिए हम रोटर में भी क्या बनाते हैं, खांचे बनाते हैं। तो ये क्या हो गए, रोटर के टीथ। तो इसी तरह से रोटर के चारों ओर भी इस तरह से पूरा टीथ बने होंगे, दांते बने होंगे। तो ये रोटर का दांता हो गया, और यहाँ पे हम क्या रखते हैं, कंडक्टर को रखते हैं, चालक को रखते हैं ये। तो हमने ये देखा कि यदि रोटर और स्टेटर, ये रोटर के दांते हो गए, तो इसको यहाँ लिख देते हैं रोटर टीथ, यानी रोटर के दांते हैं। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि यदि रोटर और स्टेटर के दांतों की संख्या समान होती है, स्टेटर और रोटर के दांतों की संख्या कैसी होती है, समान होती है, या वो समान अनुपात में होते हैं, तो वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। तो जब वो एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो इनके मध्य जो वायु अंतराल है, ये वायु अंतराल क्या हो जाएगा, तो इनके मध्य का जो वायु अंतराल है घट जाएगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? जब रोटर और स्टेटर के दांत एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो उनके मध्य का वायु अंतराल क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे जो वायु का अंतराल घटेगा तो वायु का प्रतिष्ठंभ घटेगा। प्रतिष्ठंभ जानते हो, रिलक्टेंस। तो वायु का प्रतिष्ठंभ, रिलक्टेंस घट जाएगा। तो लोहे की क्या प्रवृत्ति होती है कि वो अपने आप को कहाँ पे रखता है, जहां पे उसके चुंबकीय परिपथ का प्रतिष्ठंभ, रिलक्टेंस कम रहे। तो इस स्थिति में प्रतिष्ठंभ, रिलक्टेंस कम रहेगा। तो ये स्टेटर और रोटर के टीथ एक दूसरे के आमने सामने रहने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि ये बार बार एक दूसरे के आमने सामने आके ऐसे रुक जा रहे हैं। तो ये एक दूसरे से चुंबकीय आकर्षण बंध में बंध जा रहे हैं। तो इनके मध्य क्या हो जा रही है, मैग्नेटिक लॉकिंग हो जा रही है। आई बात समझ में? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लॉकिंग बोलते हैं। तो इसके कारण होगा क्या, तो इसके कारण यह होगा कि जब हम स्टेटर को 3 फेज वोल्टेज देंगे, ठीक, तो ये रोटर क्या करेगा, टॉर्क उत्पन्न करेगा, बलाघूर्ण उत्पन्न करेगा। और जैसे ही टॉर्क उत्पन्न होगा रोटर आगे की ओर घूमेगा। तो ये वाला भाग जैसे ही इधर आएगा फिर इसके साथ लॉक बनाएगा, फिर आगे और जाएगा तो दूसरे के साथ लॉक बनाएगा। तो हर एक रोटर टीथ बार बार हर एक स्टेटर टीथ के सम्मुख आती है
और उसके साथ में लॉक बनाने की कोशिश करती है। आई बात समझ में? लेकिन रोटर में क्या है, आघूर्ण है, टॉर्क है, और वो टॉर्क बार बार उस लॉक को तोड़ करके रोटर को गति प्रदान करता है, रोटर को घुमाता है। तो यदि कोई चीज चल रही है, एक बार इसके सामने आके रुकने की कोशिश करेगी, लेकिन फिर धक्का देके आगे बढ़ाओगे, फिर इधर आके रुकने की कोशिश करेगी, फिर धक्का देके आगे बढ़ाओगे, तो क्या होगा, झटका लगेगा। लगेगा कि नहीं? रुकने की कोशिश किया, धक्का दिए, झटका लगा, फिर रुकने की कोशिश किया, धक्का दिए, झटका लगा। तो इसके कारण क्या होगा, कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा। ठीक है? तो हमारा रोटर जो है स्मूथ नहीं चलेगा, बार बार झटके खा खा के चलेगा वो। ठीक है? मैग्नेटिक लॉक खुद करेगा, बल आघूर्ण झटका देगा, आगे बढ़ेगा, फिर लॉक करेगा, फिर झटका देगा, आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से बार बार क्या करेगा, वो झटके खाएगा। तो रोटर में क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा। ठीक है? तो यहाँ पे ये दिक्कत आएगी, हमारी मोटर स्मूथ नहीं चलेगी, उसमें वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा, और साथ ही एक आवाज उत्पन्न होगी जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक हमिंग साउंड। ठीक है? तो यहाँ पे एक आवाज उत्पन्न होगी जिसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक हमिंग साउंड। तो मोटर झटके खानी चाहिए क्या? यदि आप लगाए हो मोटर और झटके खा रही है बार बार, उसका फाउंडेशन कसे नहीं हो, तो देखते होगे टेबल फैन रखा, झटके खाते खाते नीचे गिर गया, होता है नहीं ऐसा? तो वैसे ही हमारी मोटर क्या होगी, डैमेज हो सकती है ना? कोई भी उपकरण में वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, कंपन नहीं होना चाहिए। कंपन के कारण क्या होगा, खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी वो। कल पुर्जे उसके क्या होंगे, ढीले हो जाएंगे, झटके खा खा के डैमेज कर देगी मशीन। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस मैग्नेटिक लॉकिंग को कम करना पड़ेगा। ठीक है? तो कैसे कम करेंगे? तो हम क्या करते हैं कि हमने पढ़ा था कि रोटर में जो हम खांचे बनाते हैं, स्लॉट्स बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, ऐसे तिरछे खांचे बनाते हैं, याद आ रहा है? तो इन तिरछे खांचों को हमने क्या बोला था, स्क्यू स्लॉट्स। तो हमने लिखा था वहां पे कि हम स्क्यू स्लॉट्स का उपयोग काय के लिए करते हैं, मैग्नेटिक लॉकिंग को कम करने के लिए। तो ये मैग्नेटिक लॉकिंग को कम करता है, इससे वाइब्रेशन कम हो जाता है, मोटर में हमिंग साउंड उत्पन्न नहीं होता है, और मोटर स्मूथ चलती है। ठीक है? तो सिर्फ स्क्यू स्लॉट्स यूज करने भर से नहीं होगा। ठीक है? तो इसके साथ ही हम क्या करेंगे कि रोटर और स्टेटर के जो दांते हैं, ये हम समान संख्या में नहीं बनाएंगे। ठीक है? तो रोटर के जो दांते हैं वो हम बनाएंगे अभाज्य संख्या। तो रोटर के दांतों की संख्या कैसी होगी, अभाज्य संख्या, यानी कि ये प्राइम नंबर में होंगे और स्क्यू होंगे। तो रोटर के स्लॉट्स, रोटर के दांते कैसे रहेंगे, अभाज्य संख्या में रहेंगे, स्टेटर के दांतों की संख्या के बराबर और उसके अनुपात में नहीं रहेंगे, और साथ ही साथ कैसे होंगे, स्क्यू होंगे। तो ये मैग्नेटिक लॉकिंग को कम कर सकते हैं, उसको पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है? जो कंपन था, जो वाइब्रेशन था, वो पहले की तुलना में घट जाएगा, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त वो नहीं होगा। तो अभी भी आपके घर में सीलिंग फैन लगा हुआ देखो, झटका खा रहा है कि नहीं खा रहा है, खा रहा है नहीं? तो अभी भी उसमें वाइब्रेशन होता है, अभी भी उसमें कंपन होता है। तो इंडक्शन मोटर की जो गति है वो स्मूथ नहीं होती है। किस मोटर का टॉर्क, किस मोटर की गति सबसे स्मूथ होती है, डीसी मोटर। ठीक है? डीसी मोटर जो होती है उसकी गति कैसी होती है, एकदम स्मूथ, उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई झटका नहीं है, कोई कंपन नहीं है, क्योंकि उसमें डीसी धारा जा रही है, एक दिशा में बस बहती रहती है, परिमाण भी समान रहता है उसका। तो वहां पे टॉर्क जो होता है वो एक समान टॉर्क, एक समान चाल में वो घूमती है। तो सबसे स्मूथ किसकी होती है स्पीड, डीसी मोटर की होती है। आई बात समझ में? तो इसमें नोट करिएगा, इसमें लिखिएगा, इसमें नोट करिए, यदि इंडक्शन मोटर
यदि इंडक्शन मोटर के स्टेटर और रोटर, यदि इंडक्शन मोटर के स्टेटर और रोटर के दांतों की संख्या समान होती है, तो वे एक दूसरे के आमने सामने आकर, तो वे एक दूसरे के आमने सामने आकर चुंबकीय आकर्षण बंध में बंध जाते हैं, चुंबकीय आकर्षण बंध में बंध जाते हैं। इसे कॉगिंग या मैग्नेटिक लॉकिंग कहते हैं। इसे कॉगिंग या मैग्नेटिक लॉकिंग कहते हैं। ठीक है, तो क्यों बनते हैं, कारण क्या हो जाता है, रिलक्टेंस, उनके मध्य का रिलक्टेंस कम है, इसलिए वो चुंबक के आकर्षण बंध में बन जाते हैं। ठीक, उसके बाद में पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इसके कारण, कॉगिंग के कारण, इसके कारण मतलब कॉगिंग के कारण मोटर स्मूथ नहीं चलती है, वह कंपन वाइब्रेशन करती है, मैग्नेटिक हमिंग साउंड उत्पन्न करती है, मैग्नेटिक हमिंग साउंड उत्पन्न करती है, और उसकी गति और उसकी स्पीड, उसकी चाल स्मूथ नहीं होती है, उसकी गति, उसकी चाल स्मूथ नहीं होती है। नेक्स्ट लिखिए, अतः कॉगिंग या मैग्नेटिक लॉकिंग को, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अतः कॉगिंग या मैग्नेटिक लॉकिंग को कम करने के लिए, अतः कॉगिंग या मैग्नेटिक लॉकिंग को कम करने के लिए रोटर के खांचे, रोटर के स्लॉट्स, रोटर के खांचे स्क्यू, स्क्यू यानी तिरछे, रोटर के खांचे स्क्यू, तिरछे तथा अभाज्य संख्या में बनाते हैं, अभाज्य संख्या में बनाते हैं। तो रोटर के खांचे हम कैसे बनाएंगे, स्क्यू और अभाज्य संख्या में उनको बनाया जाएगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना। अब इसके बाद में यहां पे देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है यहां पे क्राउलिंग। ठीक है, तो क्राउलिंग का मतलब क्या होता है, तो क्राउलिंग का मतलब समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हार्मोनिक का क्या मतलब होता है। तो हार्मोनिक क्या होती है, सन्नादी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हारमोनियम तो देखिए वो सब
देखिए हो कि नहीं, हारमोनियम, हारमोनियम से क्या करते हैं, उसको बजाते हैं तो क्या निकलती है, ध्वनि, ध्वनि निकलती है ना। तो ध्वनि जो होती है वो एक ही समान निकलती है कि अलग अलग निकलती है, अलग अलग आवाज रहती है, अलग अलग साउंड। तो ध्वनि की आवाज अलग अलग होने का क्या कारण होगा, उसकी आवृत्ति में अंतर। ध्वनि की आवृत्ति में क्या है, अंतर है, फ्रीक्वेंसी में अंतर है। बात समझ में आ रही ना। तो ध्वनि की यदि आवृत्ति फ्रीक्वेंसी परिवर्तित हो जाएगी तो उसकी आवाज परिवर्तित हो जाएगी। जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है, तो मेरे बोलने की आवृत्ति अलग है, मेरी आवाज थोड़ी सी मोटी लगेगी। कोई बोल रहा है उसकी आवाज थोड़ी पतली लग रही है, उसकी आवृत्ति अलग है। हर किसी की आवृत्ति क्या है, अलग अलग है। तो वैसे ही यहाँ पे सन्नादि का मतलब क्या होता है, आवृत्ति से ही होता है, फ्रीक्वेंसी से मतलब होता है कि हमारे यहाँ पे जो मूल आवृत्ति है, मूल आवृत्ति का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो हमारे यहाँ पे मूल आवृत्ति कितनी है, ठीक है। तो यदि हमको बोला जाता है कि यहाँ पे तीसरा हार्मोनिक है या तीसरी सन्नादी है, ठीक है, तो तीसरी सन्नादी या तीसरा हार्मोनिक है, तो इसकी जो आवृत्ति होगी वो मूल आवृत्ति का क्या होगी, 3 गुना हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो मूल आवृत्ति का 3 गुना यानी कितना हो जाएगा, 150 हर्ट्ज हो जाएगी। यदि आपको बोला गया कि उसमें पांचवा सन्नादी है, तो पांचवा सन्नादी है, इसका मतलब है इसकी आवृत्ति क्या होगी, मूल आवृत्ति का 5 गुना होगी, ठीक। तो मूल आवृत्ति का 5 गुना मतलब कितना हो जाएगा, ये 250 हर्ट्ज होगी। और यदि बोला भाई सातवां अन्नादी है, सातवां सन्नादी है, तो इसकी आवृत्ति जो होगी वो मूल आवृत्ति का कितना गुना हो जाएगी, 7 गुना हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना। तो हार्मोनिक्स का मतलब क्या होता है, उच्च आवृत्ति की तरंगे होती हैं जो हमारी मूल आवृत्ति के गुणांक में होती हैं, मूल आवृत्ति के गुणांक में है। तो उच्च आवृत्ति इनकी उच्च होती है, लेकिन इनका जो आयाम है वो कम होता है। जैसे मूल आवृत्ति जो है इसका इतना आयाम है, ये क्या कहलाता है, इसका आयाम। तो ये मूल आवृत्ति का आयाम है, ठीक। और ऐसे 50 चक्र लगाएगा कितने समय में, 1 सेकंड में। तो हम क्या बोलेंगे, उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। यदि तीसरा सन्नादी है तो इसका जो आयाम है इसके बराबर नहीं होगा, लेकिन जो हमारी मूल आवृत्ति है इससे आयाम कम रहेगा। लेकिन जितने समय में ये 1 चक्कर लगाएगा उतने समय में ये कितने चक्कर लगा चुकी होगी, 3 चक्कर। तो यहाँ पे इसका आयाम कम होता है, लेकिन आवृत्ति क्या है उसकी, 3 गुना है। जितने समय में 1 चक्र पूरा करेगा ये, उतने समय में ये 3 चक्र पूरा कर लेगी। जितने समय में ये 1 चक्र पूरा करेगा उतने समय में 5 चक्र पूरे कर लेगी। तभी तो 5 गुना है कि नहीं। ये 7 चक्र पूरा करेगा तभी तो 7 गुना है वो। आई बात समझ में। तो उच्च आवृत्ति और निम्न आयाम की ये तरंगे होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हार्मोनिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे ये हमारा स्टेटर, ठीक, और इसके बीच में क्या है, ये हमारा रोटर है। और इस स्टेटर को हम क्या देते हैं, यहाँ पे 3 फेज 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की सप्लाई देते हैं। तो जब इसको हम सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे क्या उत्पन्न होती है, हमने पढ़ा है, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक। किसके कारण उत्पन्न होती है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की वोल्टेज के कारण, तुल्यकालिक गति में घूमती है, उसके कारण रोटर में टॉर्क उत्पन्न होता है, रोटर घूमता है, ठीक। तो हमने पढ़ा है कि रोटर की जो गति होती है वो तुल्यकालिक गति से थोड़ी सी कम होती है। ये पढ़े हो कि यदि हमारी तुल्यकालिक गति जो है वो है 1000 आरपीएम और इसमें जो स्लिप है
वो स्लिप मान लीजिए आपका है 0.02, यानी 2% स्लिप है। तो रोटर की गति कितनी होनी चाहिए? तो रोटर की गति 980 आरपीएम होनी चाहिए। इसमें से 2% माइनस कर देंगे। ठीक, समझ में आई बात? कि सामान्य स्थिति, अभी कोई क्राउलिंग नहीं हुआ है, अभी सामान्य स्थिति की मैं बात कर रहा हूं कि सामान्य स्थिति है। ठीक, हमारी मोटर जो है उसकी फ्लक्स की जो तुल्यकालिक गति है वो कितनी है? 1000 आरपीएम। स्लिप कितना है? 2%, यानी 0.02। तो रोटर की गति क्या होगी? 2% घटा दो इसमें से, तो 980 आरपीएम हो जाएगी। तो रोटर अभी 980 आरपीएम पे घूमता है, ऐसे ही होता है। ठीक, यदि स्लिप 4% होगी तो 960 आरपीएम हो जाएगा, 5% होगी तो 950 आरपीएम हो जाएगा, ऐसे ही होता है। लेकिन यदि कभी ऐसा हो जाए कि हम यहाँ पे इसको सप्लाई दें और इसका रोटर जो है वो अपनी तुल्यकालिक गति के 7वें गति पर घूमने लगे, यानी कि इसकी तुल्यकालिक गति 1000 है और 1000 का 7वां, तो 7 से इसको भाग दो, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 7 तिया मान लो सीधा सीधा राउंड फिगर में। ठीक है, तो कितना हो गया? इतनी स्पीड पे वो घूमेगा, इतने आरपीएम पे घूमेगा। तो इतने आरपीएम पे घूमता है क्या भाई? 1000 आरपीएम का है तो 980 पे घूमेगा, ज्यादा है 950 पे घूमेगा, 940 पे घूमेगा, ऐसे ही होता है ना। इतने आरपीएम पे थोड़ी घूम रहा है। यदि इतने आरपीएम पे घूम रहा है तो स्लिप का मान कितना हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो स्लिप का मान कितना हो गया? 70% स्लिप हो गई, 80% स्लिप हो गई। इतने में थोड़ी काम करती है मोटर। तो ये जो घटना है, यदि ये घट रही है, जो कि सामान्य स्थिति में नहीं घटती है, असामान्य स्थिति हो गई है ये, कि हमने मोटर को 3 फेज सप्लाई दी, हमारी मोटर की तुल्यकालिक गति थी 1000 आरपीएम, लेकिन वो अपने तुल्यकालिक गति के 1/7वें गति पर घूम रहा है रोटर। तो इस घटना को क्या बोलते हैं? क्राउलिंग। तो ये क्राउलिंग हो क्यों रहा है? ठीक है, तो इस क्राउलिंग के होने का कारण है कि जो स्टेटर यहाँ पे फ्लक्स उत्पन्न कर रहा है, इस फ्लक्स में जो मूल आवृत्ति है, इसके कारण जो फ्लक्स उत्पन्न हो रही है वो तो है, उसके अतिरिक्त यहाँ पे जो 7वां सन्नादी है, 7वां हार्मोनिक है, ये भी क्या कर रहा है? एक फ्लक्स उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो 7वें सन्नादी के द्वारा जो यहाँ पे फ्लक्स उत्पन्न हो रही है, वो फ्लक्स क्या कर रही है? यहाँ पे इस घटना को अंजाम दे रही है। आ गई बात समझ में? तो क्राउलिंग की घटना किसको बोलते हैं? कि यदि रोटर जो है अपनी तुल्यकालिक गति के 1/7वें गति पर कार्य कर रहा है, तो उसको क्या बोलोगे? कि ये घटना क्या कहलाती है? क्राउलिंग। क्राउलिंग की घटना क्यों होती है? तो क्राउलिंग की घटना होने का कारण है कि स्टेटर के द्वारा उत्पन्न जो फ्लक्स है उसमें 7वां सन्नादी मौजूद है। इस 7वें सन्नादी के कारण ही ये क्राउलिंग की घटना होती है। तो क्राउलिंग के लिए कौन उत्तरदायी है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? 7वां हार्मोनिक, 7वां सन्नादी उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। आ गई बात समझ में? तो विषम हार्मोनिक की सम संख्या है, विषम, तो विषम हार्मोनिक होता है ये 7वां हार्मोनिक, ये उत्तरदायी होता है। इसी के कारण ये क्राउलिंग की घटना होती है। ठीक, तो ये जो घटना होती है इसको हमको क्या करना पड़ेगा? समाप्त करना पड़ेगा। ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं तो उपभोक्ता आके लड़ेगा। जो मशीन बना रही है कंपनी, बना के बेच रही है ना, उसको बोली कि भाई 1000 आरपीएम तुल्यकालिक गति है, 960 980 पे घूमेगी और घूम रही है 143 आरपीएम पे, तो लड़ेगा कि नहीं आके दुकानदार से? दुकानदार कंपनी वाले को बोलेगा। तो इस प्रॉब्लम को फिर क्या किया गया? यहाँ पे दूर किया गया। ठीक है, तो दूर करने के लिए क्या करेंगे कि स्टेटर में जो हम 3 फेज वाइंडिंग करते हैं, वो 3 फेज वाइंडिंग हम कैसे करेंगे? शॉर्ट पिच, शॉर्ट पिच वाइंडिंग करेंगे स्टेटर में। शॉर्ट पिच पढ़े थे ना डीसी जनरेटर में, शॉर्ट पिच वाइंडिंग, फुल पिच वाइंडिंग। तो यहाँ पे शॉर्ट पिच वाइंडिंग का यूज करेंगे स्टेटर। तो पिच को कितना शॉर्ट करेंगे? तो जो फुल पिच होता है
उस फुल पिच का 6/7 रखेंगे। तो वाइंडिंग का जो पिच है वो फुल पिच का कितना रखेंगे, 6/7 रखेंगे। तो इससे सातवां हार्मोनिक समाप्त हो जाएगा। सातवां हार्मोनिक समाप्त हो जाएगा तो क्राउनिंग की घटना भी समाप्त हो जाएगी। तो ये पहले जब शुरू में मोटर बनाई गई थी उस समय ये समस्या आई, तो उसको पकड़ा गया भाई ये समस्या इस वजह से आ रही है, और अब उस समस्या को दूर कर दिया गया। तो अब जो मोटर आप खरीदोगे मार्केट से उसमें ये समस्या आपको नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसी समस्या आती है, ये हमारे नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमको ये पता होना चाहिए। तो इसमें नोट करिएगा, इसमें लिखिएगा, इसमें लिखिए यदि 3 फेज प्रेरण मोटर, यदि 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर को 3 फेज वोल्टेज देने पर उसका रोटर, उसका रोटर तुल्यकालिक गति के 1/7वें गति, तुल्यकालिक गति के 1/7वें गति, ब्रैकेट में ये लिखिए तुल्यकालिक गति के 1/7वें गति पर घूमता है। तुल्यकालिक गति के 1/7वें गति पर घूमता है। तो इस घटना को क्राउलिंग कहते हैं। तो इस घटना को क्राउलिंग कहते हैं। ठीक, पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, क्राउलिंग की घटना के लिए स्टेटर की फ्लक्स में, क्राउलिंग की घटना के लिए स्टेटर की फ्लक्स में सातवां हार्मोनिक, सातवां हार्मोनिक उत्तरदायी होता है। सातवां हार्मोनिक उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। उत्तरदायी होता है मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, नेक्स्ट के क्राउलिंग की घटना को, क्राउलिंग की घटना को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए स्टेटर में शॉर्ट पिच वाइंडिंग, स्टेटर में शॉर्ट पिच वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। इसमें वाइंडिंग के पिच को, इसमें वाइंडिंग के पिच को फुल पिच का 6/7 गुना रखते हैं। वाइंडिंग के पिच को फुल पिच का 6/7 गुना रखते हैं। तो इस तरह से हमने इस क्राउलिंग की घटना को क्या कर दिया, यहाँ पे समाप्त कर दिया। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको लिख लेना बाद में। ठीक, तो इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे एक टर्म होता है, उसको बोलते हैं जॉगिंग या इंचिंग। जॉगिंग या इंचिंग। तो जॉगिंग या इंचिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे देखे होगे कि कोई
यहाँ पे इस प्रकार से कोई ऐसा क्रेन है, ये क्रेन है या कोई मशीन है यहाँ पे ये, ठीक। तो ये क्या करती है, किसी सामान को ऐसे उठाती है, ठीक। अब सामान को उठा करके इसको क्या करना है, यहाँ पे ऐसा जमीन पे रखना है। तो जो ऑपरेटर है वो क्या करेगा, इसको एकदम सीधा ले जाके जमीन पे नहीं डाल देगा, सीधा ले जाके जमीन पे जाएगा तो टकराएगा और क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या करेगा, बाहर से इशारा करेगा ऐसा ऐसा धीरे धीरे। तो ये क्या करेगा, थोड़ा ऐसा एक बार मोटर को स्टार्ट करेगा, ऐसा नीचे लेके आएगा, फिर और बोलेगा थोड़ा और नीचे, फिर मोटर को स्टार्ट करेगा, फिर थोड़ा और नीचे ले जाएगा। तो क्या कर रहा है, जिस स्थान पर हमको वस्तु को रखना है, ठीक है, उस स्थान निर्धारित स्थान पे वस्तु को रखने के लिए हमको मोटर को बार बार क्या करना पड़ रहा है, ऑन ऑफ करके उसको थोड़ा थोड़ा चलाना पड़ रहा है। तो उसको इंच इंच करके आगे बढ़ा रहे हो आप, बात समझ आ गई ना। तो उसको क्या बोलोगे आप, इंचिंग, या उसको क्या बोलेंगे, जॉगिंग। तो मोटर पे जब हमको किसी लोड को, किसी भार को निर्धारित स्थिति में, निर्धारित पोजीशन पे रखना है, तो उस निर्धारित पोजीशन, निर्धारित स्थिति के जब हम समीप पहुंच जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मोटर को थोड़ा सा स्टार्ट करके फिर स्टॉप करेंगे, फिर स्टार्ट करके फिर स्टॉप करेंगे, और जब भार अपनी जगह पे निर्धारित आ जाएगा तो फिर हम उसको डीकपल कर लेंगे। आई बात समझ में। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इंचिंग या जॉगिंग बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि किसी वस्तु को, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट को अपने निर्धारित स्थान पर रखने के लिए मोटर को बार बार स्टार्ट और स्टॉप करते हैं, इसे जॉगिंग या इंचिंग कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, जॉगिंग या इंचिंग इसको बोलते हैं, ठीक। तो इसके बाद में अभी और टर्म्स हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, एक होता है सिंगल फेजिंग, एक होता है डबल केज, स्क्विरल केज रोटर होता है। अभी तो दो ही टाइप के रोटर पड़े हो, एक स्क्विरल केज रोटर पड़े हो और एक स्लिप रिंग रोटर पड़े हो। एक होता है डबल केज स्क्विरल केज रोटर, ठीक है। इसके अलावा लोड का पावर फैक्टर पे क्या प्रभाव होता है इंडक्शन मोटर के, एयर गैप का पावर फैक्टर पे क्या प्रभाव होता है, ठीक है। तो इन सब को कल देखते हैं आप, है ना। तो कल आगे स्टार्ट करेंगे क्लास।